किस किस का आ गया है? हाँ भाई, किस किस का आ गया है? हैंड रेस करो। स्निग्धा का आ गया है, अवनी का आ गया है, बाकी लोग? प्रथम का आ गया, तो सबने मेरे को तो नहीं बताया है। आप लोगों ने भेजा है मुझे? स्निग्धा मार्क्स भेजे हुए, अवनी तूने भेजे हैं, और प्रथम? सर वो आज ही आया तो भेज रहा हूँ। किस किस से? फिर मैं भेज रहा हूँ, बता दे ऐसी कितने आए हैं। सर 33। अरे इतने मार्क्स कहाँ कट गए? सर पता नहीं ना, पेपर थोड़ा ना दिखाया। तो पेपर पूछो ना मैम से। भाई मैम से बोलो। पेपर नहीं दिखाते। ओ भाई, रिक्वेस्ट करोगे तो सब दिखा देते हैं। उनको बोलो कि मैम मेरे को अपनी गलतियां समझनी है, कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना करूँ। पीछे पढ़ोगे तो सब दिखाएंगे। कहाँ चला गया ये? हाँ प्रथम। हाँ जी सर वो। ठीक है। तो टीचर को थोड़ा सा बोलो ये वाली चीज, कि मेरे को ना मैम एक बार अपनी गलतियां समझनी है। और मैंने और किसी को भी बोला था ये चीज सेम करने के लिए। किसको बोला था? स्निग्धा आपको कहा था, बात करके देखी टीचर से? नहीं, मैं आज बात करूंगी, मैम थी नहीं। हाँ बात करो, पर ये अलग से करना, पूरी क्लास के सामने नहीं करना प्लीज। हाँ, उनसे अलग से बोलना, क्योंकि अगर सबके सामने करोगे तो फिर वो फिर तुम्हें दिखाएंगे तो सबको दिखाना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए सबके सामने नहीं करनी है वाली बात। या अलग से टीचर से जब भी मौका मिले, अलग से उनको या तो फोन करके या अलग से जैसे भी बात करके, और उनको बोलो कि मैम एक बार आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक एट द आंसर शीट टू नो व्हाट मिस्टेक्स हैव डन। ठीक है? क्लियर है? आरव एंड अरव, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। Yes, sir. Just 2 minutes. हाँ जी। सो पहली सबसे फॉरमोस्ट पहली चीज, बहुत बहुत मुबारक हो, अब लास्ट ईयर रह गया आपका, हाँ, स्कूलिंग का। फिर उसके बाद कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी कि स्कूल में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये होता है वो होता है, हाँ, मस्ती नहीं होती, सब खत्म। फिर उसके बाद कॉलेज का टाइम आ जाएगा, फिर जो करना है करो, है ना? परीक्षा खुश हो रही है, क्यों परीक्षा? ऐसे ही होता है। स्कूल अच्छा लगता है, नहीं लगता है? सर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, चलो फिर तो अच्छी बात है यार, क्योंकि कई बच्चों को अच्छा लगता है, कहता है यार बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। हाँ, कहीं बंक मारना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, एक दो बंक मार के हम चले जाते हैं क्लासेस मिस करके। नहीं तो पता होता है क्या, अभी अभी हमें रिस्ट्रिक्शंस लग रही है, लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं ना तो स्कूल की बड़ी याद आती है। फिर लगता है यार वो दिन अच्छे थे, स्कूल डेज ज्यादा अच्छे थे, वहां मस्ती बहुत करते थे। चलो, तो ये लास्ट आपका ईयर रह गया है, ठीक है? कई बच्चों का रिजल्ट आ गया है, कई बच्चों का रिजल्ट आना रहता है अभी, ठीक है? तो जैसे जैसे रिजल्ट आता रहे मुझे बता देना भाई। क्लियर है? फॉर दोज जो अभी मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, प्रत्युष बेटा अपना कैमरा ऑन कर दो प्लीज, बिकॉज हमारी क्लासेस होती है ना, आई हैव टू आई सी यू। हाँ वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ताकि मुझे देख के ना पता चल पाता है कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। ठीक है? सो जस्ट टू लेट यू नो, हमारी क्लासेस के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज है, कोई अच्छा आप में से कोई बता सकता है जो ऑलरेडी मेरे साथ अटेंड करता आ रहा है? दो बेसिक रूल बताता हूँ हर बार। कौन से दो बेसिक रूल होते हैं? तनीषा बता सकते हो? दो बेसिक रूल क्या यस होते हैं? सर, होमवर्क हाँ, टाइम पे करना है एंड क्लास अटेंड करनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड। रेगुलरली। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ प्रत्युष, ध्यान रखना बेटा। पहला रूल है, हमें रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हर क्लास एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने आज की क्लास मिस कर दी तो अगली क्लास में प्रॉब्लम आएगी, अगली क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है? तो क्लासेस रेगुलरली करनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, नंबर वन। नंबर टू, अब इसी चीज से पहले फर्स्ट वाले पॉइंट से रिलेटेड, अब बाई चांस अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, कभी तबीयत ठीक नहीं है या कोई कहीं जाना पड़ रहा है, इमरजेंसी इमरजेंसी बोल रहा है, इमरजेंसी इज लाइक वंस इन अ वाइल, कि आपको महीने में एक बार कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, इमरजेंसी इज दैट। ये नहीं होता कि वही हफ्ते में एक बार आ रहा, नहीं, फिर वो इमरजेंसी नहीं है, फिर तो कुछ और प्रॉब्लम। ठीक है? तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको लगता है कि मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, तो आप उससे पहले प्रायर मेरे साथ डिस्कस करोगे, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन, कि किस तरीके से हम अगर क्लास नहीं कर पा रहे तो कैसे आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले वो पुरानी क्लास का बैकअप ले लो। क्लियर है? समझ आ रही है बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि रेगुलर क्लास करनी है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। और सेकंड, होमवर्क जरूर करना है भाई। 11th में जिन लोगों ने मेरे साथ क्लासेस करी है उन्हें पता है कि होमवर्क का कितना रेलिवेंस होता है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो सब बेकार है, वो सब बेकार है, फिर उसका कोई यूज नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ सुनने से अगर आ जाता समझ में
तो फिर आप मेरी लाइव क्लासेस नहीं कर रहे होते, फिर तो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, हो जाएगा काम। तो सिर्फ सुनने से नहीं होगा, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। सो देयर आर दीज टू सब्जेक्ट्स, एक मैथ्स और एक अकाउंट, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिना अपने हाथ से करे नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये अपने हाथ से यू हैव टू प्रैक्टिस, अनलेस यू प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू अ क्वेश्चन। तो ये दो इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है जो ध्यान रखने हैं हमारी क्लासेस के लिए। पहली चीज है कि आपको रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है। द सेकंड थिंग इज दैट यू हैव टू रेगुलरली डू दी होमवर्क। अब जब आप होमवर्क करोगे तो मेरे को कैसे भेजोगे, मुझे एक पीडीएफ बना के भेजोगे, ठीक है। सो कोई भी आप ऐप यूज करके उसका एक पीडीएफ बना के मुझे जो मेरा व्हाट्सएप है उस पर व्हाट्सएप कर। क्लियर हो गया, ठीक है। ये दो बेसिक चीजें हैं तो याद रखनी है। बाकी जो लोग ऑलरेडी करते आ रहे थे उन्हें पता है, फॉलो भी कर रहे हैं, बट स्टिल जस्ट उनके लिए एक रिफ्रेश हो गया कि याद रखना है, 12th में बहुत इंपॉर्टेंट। अब 11th और 12th में फर्क क्या है सर? जो आप 11th में जैसे पढ़ा रहे थे और हम जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे, और 12th में भी सेम रूल, आपने दो बेसिक रूल बताए, तो भाई फर्क क्या है? अब 11th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्लिसेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। 12th में कोई कॉम्प्लिसेंसी नहीं चलेगी। 11th में स्टिल मैं आपको थोड़ा सा लीवे दे देता था कभी कभार, अगर मान लो आप किसी वजह से नहीं क्लास अटेंड कर पा रहे या कोई आप टेस्ट नहीं दे पा रहे, तो मैं स्टिल आपको लीवे दे देता था, कोई बात नहीं। लेकिन 12th में बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। अगर आप लोगों ने कोई भी क्लास मिस करी बिना मेरे से परमिशन लिए, बिना डिस्कस किए, सीधा फोन जाएगा आपके मम्मी पापा, ठीक है। तो भाई ये मत लेके चलना कि हाँ चल यार एक क्लास मिस हो गई कोई बात नहीं। 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रेगुलर क्लास अटेंड करना है, रेगुलर अपना होमवर्क करना है, तभी हम इस चीज को कर पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, 12th में आपका पूरा का पूरा सिलेबस सितंबर तक खत्म हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कितनी स्पीड से चलता है, ठीक है। एंड ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कर देता हूँ, हर जगह 12th का सिलेबस सितंबर अक्टूबर तक मैक्सिमम खत्म हो जाता है, उससे आगे नहीं चलता। रीजन बीइंग कि उसके बाद फिर आपके प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो आपका जो भी कोर्स है सारा का सारा स्कूल में भी आपका इसी टाइम तक खत्म हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक, और हमारे यहाँ भी सब जगह सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। विच मीन्स आप काफी इनिशियली जो शुरू के 6-7 महीने हैं इस समय ज्यादा प्रेशर से काम कर रहे हो, ठीक है। इसमें अब आप सोच लो अगर आपने कुछ भी मिस किया तो फिर एकदम से आप पीछे हो जाओगे, बाकी बच्चे आगे निकल जाएंगे, फिर समझ नहीं आएगा, फिर हम कैचअप करते रह जाएंगे। तो इसलिए मिस कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल कॉम्प्लिसेंट नहीं होना। आखिरी साल है, थोड़े से और सेक्रीफाइसेस कर लो, ठीक है। अभी तक ऑलरेडी आप करते आ रहे थे, बस एक आखिरी साल, ठीक है। कहीं अगर मान लो कोई फंक्शंस हैं, मैंने आपको बताया था आरव और अर्णव मेरे से मिले भी थे, मैंने समझाया था ना क्या बात बोली थी, कि अगर कुछ फंक्शंस हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो, कोई बर्थडे पार्टीज हैं, कोई सीरीज है, टीवी शोज है, जो चीजें आप इस साल अवॉइड कर सकते हो प्लीज इस साल अवॉइड करो। इसी साल की बात और रह गई है, उसके बाद आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गाइस एक सेकंड रुकना जरा, शकुन ने लॉगिन नहीं किया है, आई थिंक शी इज कॉलिंग मी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, शकुन को आई थिंक मैसेज नहीं मिला है, मैं एक बार जरा उसको मैसेज फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू। हाँ जी, क्लियर है। तो 12th में एक ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो आपकी इंटेंसिटी है, जो जो आपको अपना टाइम की यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा दें, ठीक है। आपका सितंबर अक्टूबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? अच्छा, किसी के स्कूल में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं आप में से कोई ऐसा जिसके स्कूल में क्लासेस शुरू हो गई है? एनीवन रेज योर हैंड अगर किसी की क्लासेस शुरू हुई है। ओके, अवनी की हो गई है, स्निग्धा की हो गई है, बाकी लोगों की अभी नहीं हुई है। प्रत्युष आपकी भी हो गई है। स्निग्धा क्या चल रहा है बेटा स्कूल में, अभी क्या शुरू कराया है? सर 11th के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे तो मैम उन्हें रिवाइज करा रही कौन से वाले 2 चैप्टर? तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, फंडामेंटल्स और दूसरा गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओके ठीक है। एंड अवनी आपके यहाँ? चैप्टर 2 अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स ही हो गया ना, ठीक है, वेरी गुड। एंड प्रत्युष आपके यहाँ क्या शुरू हुआ बेटा? Same as Snigdha, fundamentals and valuation of goodwill. ओके, आर यू इन द सेम स्कूल? ओके ठीक है, चलो ग्रेट।
तो हम लोग भी वैसे अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या आपका करिकुलम है, बट जस्ट टू लेट यू नो, क्योंकि आपसे अभी मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ तो इसलिए आपको बता देता हूँ कि हम लोग भी जो शुरू करेंगे, सबसे पहला चैप्टर हमारा फंडामेंटल्स ही होगा, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट अ बिग चैप्टर, तो इसमें टाइम लगेगा, हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स वर्क करते हैं। ओके, बाकी लोग भी गाइस, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों के अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है, सो देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट बुक्स, बुक 1, बुक 2, बुक 3। एक पार्टनरशिप है, एक कंपनी है और एक एनालिसिस है। नॉर्मली पार्टनरशिप से ही शुरू होता है, लेकिन अगर आपके स्कूल में किसी और चैप्टर से शुरू हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि वो वाले टॉपिक आप किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि हमें करना तो वो भी पड़ेगा, राइट। अगर मान लो आपके किसी के स्कूल में कंपनी से शुरू हो रहा है, तो उसका तो कंपनी का यूनिट टेस्ट होगा, तो यूनिट टेस्ट में कैसे करोगे तैयारी, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चलना है। तो प्लीज लेट मी नो वंस योर क्लासेस स्टार्ट्स इन द स्कूल, तो मुझे बताना कि आपका स्कूल में कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर शुरू किया है। क्लियर है? शगुन बेटा अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। गाइस आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। तो सबसे पहले एक आपको मैं थोड़ा सा ब्लूप्रिंट दे देता हूँ कि किस तरीके से हमारा पूरा अकाउंटेंसी का करिकुलम डिवाइडेड है, ठीक है, और उसके हिसाब से हम कैसे कैसे तैयारी करने वाले हैं। शगुन कितने मार्क्स का पेपर होता है हमारा अकाउंटेंसी का? टोटल कितने मार्क्स एलोकेटेड है? सर 80 मार्क्स 80 मार्क्स का रिटर्न होता है और बाकी 20 का, प्रैक्टिकल। तो टोटल 100 मार्क्स एलोकेटेड है इस सब्जेक्ट को, यस सर। ठीक है। क्लियर है गाइस? शगुन मेरे साथ बनी रहे तो अपना हैंड रेस कर ले बेटा। हाँ जी, देखो टोटल 100 मार्क्स एलोकेटेड है आपके अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को, ठीक है। सिमिलरली आपका सेम पैटर्न था आपका 11th में भी। अब ये ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका। एक है रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम इज ऑफ 80 मार्क्स, ठीक है। अभी 11th में भी आपका आई थिंक सेम पैटर्न पे ही रहा होगा, मोस्टली सारे स्कूल्स में यही रहता है, 80 मार्क्स का होता है। किसी किसी स्कूल में ये 90 मार्क्स का भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टू स्कूल, थोड़ा सा वेरी करता है। अदरवाइज नॉर्मली यही होता है, 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होता है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है। दिस इज फॉर 20 मार्क्स। क्लियर है? अगर हम इस 20 मार्क्स को फर्दर बाइफरकेट करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है जरा देखते हैं। इसके अंदर एक आपकी फाइल बनती है, दूसरा आपका एक वाइवा होता है और तीसरा आपका एक और रिटर्न एग्जाम होता है। यहां भी एक रिटर्न एग्जाम होता है। फाइल जो होती है आपकी 4 मार्क्स की होती है, वाइवा भी 4 मार्क्स का होता है और रिटर्न एग्जाम कितने बच गए भाई शगुन? सर 12। 12 मार्क्स। तो जो आपका रिटर्न एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होता है? 12 मार्क्स का। क्लियर हो गया? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अकाउंटेंसी का ओवरऑल जो हमारा सब्जेक्ट है ये 100 मार्क्स का। इसका बाइफरकेशन कैसे है? रिटर्न एग्जाम 80 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट फाइल जिसको हम कहते हैं वो 20 मार्क्स का है। उसका फर्दर बाइफरकेशन मैंने बताया, फाइल, वाइवा एंड रिटर्न एग्जाम। कोई बता सकता है? शगुन आप बता सकते हो कि इसमें क्या है? ये फाइल क्या है, वाइवा क्या है, रिटर्न एग्जाम? एनी आइडिया अबाउट दिस कि ये क्या होता है? आपके 11th में भी जिस टॉपिक कुछ सिमिलर इस तरह के पैटर्न पे हुआ होगा। सर एक टॉपिक से रिलेटेड फाइल बनानी है, फिर उससे रिलेटेड वाइवा होगा और उसी से रिलेटेड रिटर्न एग्जाम होगा। वाइवा क्या होता है? सर ओरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। कौन पूछेगा? दूसरे स्कूल से टीचर आएंगे। हाँ, सो एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है। सो गाइस जरा ये ध्यान देना भाई, देखो इसमें से 2 चीजें तो ऐसी हैं जिसको आपको जो मार्क करेगा वो कौन करेगा? एक्सटर्नल एग्जामिनर, ठीक है।
और जो ये 12 मार्क्स का ये होता है पेपर होता है, ये आपका खुद का जो आपका टीचर होता है वही लेता है। क्लियर है? थोड़ा सा मैं इसको और बाइफरकेट कर देता हूँ। और पहली चीज मैं आपको अप फ्रंट क्लियर कर रहा हूँ कि हम सिर्फ 80 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ जो हम क्लासेस ले रहे हैं सिर्फ 80 मार्क्स के लिए नहीं है, हम पूरे 100 मार्क्स के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है वहां भी मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। हाँ, हेल्प करने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बना के दूंगा प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली वो नहीं होने वाला। आपको मैं कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स दूंगा जिसको देख करके आप समझ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। प्लस जहां जहां पे आपको प्रोजेक्ट वर्क में दिक्कत आ रही होगी वहां मैं आपकी हेल्प करूंगा कि किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट वर्क को बना सकते हो। क्लियर है? 11th में भी आपको मैंने गाइड किया था किस तरह से आप प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो। सिमिलरली वाइवा के अप्रोक्सीमेटली हमने 100 क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक है, जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है जो नॉर्मली सवाल पूछता है आपसे, वो हमने एक लिस्ट बना रखी है ऑफ 100 क्वेश्चंस। तो वो हम लोग पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे जब आपका वाइवा का टाइम आएगा उससे पहले। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको किस तरीके से इसको आंसर करना चाहिए। क्लियर है? सिमिलरली रिटर्न एग्जाम, जो इसका रिटर्न एग्जाम है 12 मार्क्स का, ठीक है, ये रिटर्न एग्जाम जो है इसकी भी हम अलग से तैयारी करेंगे। इसका भी पूरा हमने अराउंड 50-60 क्वेश्चंस बना रखे हैं, जिसमें से नॉर्मली आपके रिटर्न एग्जाम, जो रिटर्न एग्जाम है उसी में से क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। ठीक है, तो अगेन इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम सिर्फ 80 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ने वाले, ये क्लियर है सबको? तो हम सिर्फ 80 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ने वाले, हम जो यहाँ पे पढ़ाई करने वाले वो पूरी 100 मार्क्स के लिए करने वाले। क्लियर है? ठीक है, मोटा मोटा सबको आइडिया हो गया वाइवा क्या है, फाइल क्या है, रिटर्न एग्जाम क्या है। फाइल क्या होगा आपका? फाइल आपको, जैसे कि शगुन ने बोला, एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर आपको फाइल बनानी होती है। आपने 11th में भी बनाई हुई है। ऐसा कोई है जिसने 11th में फाइल नहीं बनाई है? एनीबडी हु इज देयर? कोई है ऐसा जिसने 11th में फाइल नहीं बनाई, जिसके स्कूल में फाइल नहीं बनवाई थी? अरम, आपके स्कूल में फाइल नहीं बनवाई थी? हाँ अरम, अनम्यूट करो बेटा। Yes, sir. हाँ, आपके स्कूल में फाइल नहीं बनवाई थी? तो मार्क्स कैसे एलोकेट किए थे फिर? फाइल के मार्क्स किस में दिए थे? सर वो हमारा वाइवा हुआ था और यूटी। तो उसी में मार्क्स उन्होंने एलोकेट कर दिए थे, जो 4 मार्क्स थे फाइल के। यस सर। ठीक है, चलो, तो कोई बात नहीं। अभी इस साल जब शुरू करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से फाइल बनती है। और उसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जब मैं आपको एक सैंपल फाइल आपको फॉरवर्ड करूंगा, वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो जब इसका टाइम आएगा फाइल का, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये फाइल किस तरीके से बननी है। एक बात मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ, जो आपको मैंने अगेन 11th में भी बताई थी, कि ये जो फाइल बनाने वाला काम है, आप देख रहे हो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। फाइल के कितने मार्क्स है? सिर्फ 4 मार्क्स। बाकी सबके मार्क्स अलग अलग है। वाइवा के 4 मार्क्स अलग है, रिटर्न एग्जाम के 12 मार्क्स अलग है। तो फाइल के सिर्फ 4 मार्क्स है। खास करके मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, मैंने 11th में भी बोला था, एंड डोंट माइंड दिस, बट हम लोग ना कई बार बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं फाइल को लेके। हाय, मेरी फाइल बड़ी सुंदर सी लगनी चाहिए, बड़ा अच्छा सा दिखना चाहिए, होता है अब नहीं होता है ना? तो हम सारा फोकस सब कुछ छोड़ छाड़ के, हाँ, पहले हम उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसमें इतना टाइम लगा देते हैं, और बाद में कहते हैं अरे यार हमने पढ़ाई तो करी नहीं, ये तो रह गया, वो रह गया। हाँ, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि अननेसेसरी अपनी एफर्ट और एनर्जी हम ऐसी चीज पे लगा रहे हैं जिसमें सिर्फ 4 मार्क्स मिलते हैं, और वो 4 मार्क्स ऑलमोस्ट सबको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ ही नहीं होगा कि आप अगर उसमें चांद सितारे कुछ बनाओगे, कुछ उसको अच्छे से डेकोरेट करोगे, हाईलाइट करोगे, तो आपको कुछ बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज 2 बातें याद रखेंगे जब फाइल की बारी आएगी। अभी तो नहीं आ रही, हाँ, लेकिन जब भी आएगी, मैं थोड़ा सा भी आपको बता रहा हूँ ये चीज, जब भी इसको करेंगे तो याद रखेंगे। पहली चीज, कोई इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना, बेसिक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है हमें फाइल को लेकर। ठीक है, कि फाइल में जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो हम जरूर करते हैं। नंबर 2, अगर पॉसिबल है, ठीक है, अगर पॉसिबल है, अगर कोई आपकी बुआ, चाची, हाँ, ताई, कोई भी, एनीवन, मम्मी, कोई भी अगर हेल्प कर सकता है ना फाइल बनाने में, टेक देयर हेल्प बनाने में। ठीक है, तो कोई और अगर आपको बना सकता है, बना के दे सकता है फाइल, तो इट वुड बी वेरी गुड। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज? क्योंकि फाइल पे जो बनाने का टाइम है वो आपका बचेगा, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इन योर रेगुलर स्टडीज, क्योंकि फाइल बनाने में टाइम बहुत लगता है। हाँ, इसके बाद इसका ये मतलब नहीं कि किसी और ने बना दी या किसी और से बनवा लिया आपने तो आपको पता नहीं होना चाहिए, नहीं, फिर भी आपको पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा फाइल को, लेकिन हाँ, बनाने का टाइम बच जाएगा, आपको समझना पूरा पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिना फाइल समझे और बस ऐसे ही सबमिट कर देंगे, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई और बना सकता है तो बहुत बढ़िया रहेगा।
आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। 11th में भी मैंने बताया था ये चीज, याद है शगुन? बताई थी 11th में भी कि अगर और से फायदा होता है कि नहीं होता है फ्रेंकली, अगर कोई और हेल्प कर यस सर, देता होता है है तो सर। बहुत टाइम बच जाता है। लेकिन समझना तो सब कुछ था, हमने ऐसा कुछ नहीं था जो छोड़ा था कि समझेंगे नहीं, समझना सारा कुछ है, क्योंकि वाइवा उसमें से भी होगा, फाइल में से भी सवाल पूछे जाएंगे, तो जब तक आपको फाइल आती नहीं होगी तो कैसे जवाब? ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि अगर कोई और बना सकता है तो बहुत अच्छा है, और अगर आप बना रहे हो तो ये याद रखना कि अननेसेसरी इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर हो गया? तो ये याद रखेंगे जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो प्रैक्टिकल वाली चीजें भी मैं कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिटन एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, हम रिटन एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल की तैयारी भी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि प्रैक्टिकल के लिए 11th में भी याद मैंने आपको कहा था कुछ कि अपने टीचर से बना करके रखना। याद है किसी को मैंने बताया था कुछ ये वाली बात क्लास में? किसी को याद है क्या बताया था शगुन? टीचर से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। हाँ, फालतू क्यों के। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं ये इसी के हाथ में। देखो आप एक चीज तो देख ही रहे हो, जो रिटन एग्जाम है ये तो भैया आप ही की टीचर ने लेना है कि नहीं लेना है? ठीक है, तो ये 12 मार्क्स तो सीधा सीधा उसके हाथ में। और ये 12 मार्क्स ही सिर्फ उसके हाथ में नहीं है, ये जो आपके 8 मार्क्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आने वाला है ना, ये भी काफी हद तक उसके हाथ में होते हैं। कैसे होते हैं मैं समझा देता हूँ। देखो कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, सबसे पहले आप ही की टीचर से मिलेगा। ठीक है, तो आप ही की और वो टीचर से सिर्फ पहली बार नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली एक्सटर्नल एग्जामिनर रिपीट होते रहते हैं। तो जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा वो ऐसे नहीं वो पहली बार आपके स्कूल में आ रहा होगा, तो नॉर्मली वो पहले भी आ चुके होगा और आपके टीचर को जानता होगा, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, तो एक टीचर की भी अच्छी खासी रेप्यूटेशन, एक डिस्कशन एक उनका होता रहता है, उनका रेप्यूटेशन होती है आपस में। तो होता क्या है कि जब वो आता है स्कूल के अंदर और आपके टीचर से मिलता है, तो जो बच्चे टीचर की निगाहों में अच्छे हैं, टीचर उनको खुद ही बचा लेती है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने देती। खुद ही टीचर पहले बोल देगी, उनकी फील्डिंग कर देगी, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये काफी अच्छा स्कोर करता है, या ये काफी अच्छा मेहनत करता है। आप समझ रहे हो, आपके आने से पहले ही आपकी फील्डिंग हो चुकी है। तो इसीलिए यू हैव टू बी इन दी आईज ऑफ योर टीचर। और वो कैसे कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ बटरिंग करनी है, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, बटरिंग नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें करनी है। जैसे आपको नॉर्मली जब भी आप टीचर से मिल रहे हो तो यू हैव टू ग्रीट योर टीचर। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, आदत डालो। अगर नहीं करते थे अभी तक, अब तक कर रहे थे तो अच्छी बात है, 11th में आपका ऑलरेडी एक रेपुटेशन बन गया होगा। अगर अभी नहीं भी कर रहे थे तो अब कर लो। ठीक है, एटलीस्ट अब ये चीजें करना शुरू करो। ठीक है, दूसरी चीज, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ो। कई बार होता है टीचर आपको डांट रही है किसी बात को लेकर के, हो सकता है वो आपकी गलती ना भी हो, आपको लग रहा हो अरे मैंने क्या गलत किया इसके अंदर, ये तो टीचर गलत बात पे डांट रही है, इसमें तो मेरी गलती आई नहीं, दूसरे बच्चे की गलती। बट स्टिल लेट इट बी। आपको अगर अपनी बात कन्वे भी करनी है तो कोशिश करो कि स्कूल में सबके सामने ना कन्वे करके, टीचर क्लास के सामने ना कन्वे करके, क्लास के बाद आप जाकर के अपनी बात टीचर को बता दो। ठीक है, ताकि एट द सेम टाइम आपने अपनी बात भी बता दी, बट टीचर की भी ईगो सेटिस्फाई होगी। क्लियर हो गया? समझ आ रहा है मेरी बात? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक अपनी इमेज बना करके रखोगे अपने टीचर के साथ में, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, इट विल हेल्प यू जब आपका टाइम आएगा प्रोजेक्ट का, तो वहां पे आपको काफी जगहों पे हेल्प होगी। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। मैं थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूं इसको। रिटन एग्जाम आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है भाई। ठीक है, 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड है? टोटल आपकी 3 बुक्स है, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। बुक 1 में आपके 2 टॉपिक्स आते हैं, एक आता है एनपीओ, ठीक है, और दूसरा आता है पार्टनरशिप। बुक 2 के अंदर हम कंपनी को कवर करते हैं। बुक 2 में क्या आता है? कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी की अकाउंटिंग की बात होगी। और बुक 3 में आता है एनालिसिस। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये 3 बुक होंगी। अब यार दिमाग में पता है क्या आता है? दिमाग में आता है अरे बाप रे, 3 बुक पढ़नी पड़ेगी। 11th में तो एक ही बुक से मतलब इतनी मुश्किल से हमने एक बुक खत्म करी और यहाँ 3 बुक आ जाएगी। क्यों भाई शगुन? हाँ, 11th में तो एक बुक इतनी मुश्किल से Yes, खत्म हुई sir. थी और 12th में 3 बुक करनी पड़ जाएगी। नहीं, सो 3 बुक पे देख करके घबराना नहीं है। 3 बुक ना वो है 11th की एक बुक के बराबर ही। तो इन्होंने करा क्या है, 12th में क्या करा है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मोटी बुक के 3 छोटी छोटी बुक बना दी। इसका फायदा क्या होता है? फायदा हमें नहीं मिलता, फायदा मिलता है जो पब्लिशर होता है उसको। पहले वो एक आपको बुक बेच रहा था 500 रुपए की, अब वो 3 बुक बेचेगा 500-500 रुपए की। समझ आ रही है मेरी बात?
सो एट द एंड ऑफ द डे ये सोच के घबराना नहीं है अरे बाप रे 3 बुक हो गए, नहीं 3 बुक नहीं है। आप अगर चैप्टर गिनोगे ना तो चैप्टर टोटल चैप्टर तीनों बुक के मिला करके भी आपके 11th के चैप्टर्स के बराबर नहीं बैठे, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को लेकर के घबराना नहीं, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, जो बाइफरकेशन है मार्क्स का, टोटल कितने मार्क्स का भाई जो हमारा रिटर्न एग्जाम है, बताओ शकुन। 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स कैसे बाइफरकेटेड है ये समझ लो। 40 मार्क्स बुक 1 के हैं, ठीक है, यानी आधी वेटेज सीधा बुक 1 की है। 20 मार्क्स कंपनी अकाउंट्स के हैं, और जो बचे हुए 20 मार्क्स हैं वो एनालिसिस वाली बुक के यानी बुक 3 के। क्लियर है? सो दिस इज हाउ योर एंटायर 100 मार्क्स आर स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। क्लियर है? समझ आ रहा है? एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल रहा है थोड़ा सा कि हमारे जो 100 मार्क्स है किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के या प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। 80 मार्क्स रिटर्न के थे। रिटर्न का फर्दर बाइफरकेशन कैसे है? बुक 1 40 मार्क्स, बुक 2 20 मार्क्स एंड बुक 3 अगेन 20 मार्क्स। क्लियर? अगर मैं बुक 1 में फर्दर बाइफरकेशन करूं, आप एनपीओ देख रहे हो और एक पार्टनरशिप देख रहे हो, एनपीओ 10 मार्क्स का है और पार्टनरशिप 30 मार्क्स की है। और एनपीओ में आपको बता देता हूँ सिर्फ एक ही चैप्टर है, पार्टनरशिप जो हम बोल रहे हैं उसमें मल्टीपल चैप्टर्स होंगे, 5 या 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो टोटल 30 मार्क्स है। एनपीओ सिर्फ एक चैप्टर है, तो वो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक चैप्टर 10 मार्क्स का। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एनपीओ करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सीधा 10 मार्क्स का। अच्छा, आप लोगों को आइडिया होगा कि अभी लास्ट ईयर कोविड के चलते हुए आपका जो पैटर्न है एग्जाम का वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ये जो मैंने अभी आपको करिकुलम या ये जो एक बाइफरकेशन बताया मार्क्स का, ये मैंने ओवरऑल बताया है, ठीक है, कि अगर एक ही पेपर आपका साल के एंड में होता है तो किस तरीके से डिवाइडेड होगा। यानी 100 मार्क्स का टोटल जो वेटेज है उसमें 80 मार्क्स का एक ही पेपर हो रहा है, टर्म 1 टर्म 2 करके अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इस बार टर्म 1 टर्म 2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन अगर इंप्रूव होती चली जाएगी तो इट माइट बी अ सिचुएशन कि आपका टर्म 1 टर्म 2 ना हो करके सीधा एक ही एग्जाम हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? अभी उस चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो पता चलेगा। अगर टर्म 1 और टर्म 2 हुआ तो कैसे बाइफरकेटेड था, थोड़ा सा वो भी आपको बता देता हूँ। इस साल जब ये टर्म 1 टर्म 2 हुआ था तो कुछ चैप्टर बुक 1 में से, ठीक है, कुछ चैप्टर बुक 1 में से टर्म 1 में आए, कुछ चैप्टर आपके बुक 2 में से टर्म 1 में आए, ठीक है, और कुछ चैप्टर आपके बुक 3 में से टर्म 1 में आए। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक पूरी कंप्लीटली टर्म 1 में आई, नहीं, ऐसा नहीं। तो तीनों बुक में से थोड़ा थोड़ा चैप्टर आपके टर्म 1 में आए थे, और फिर सिमिलरली जो बच गए चैप्टर वो आपके टर्म 2 में। क्लियर हो गया? समझ आ रही है बात? ठीक है। तो अगर टर्म 1 और टर्म 2 अलग अलग करके होगा तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। ये हमें इन अनदर कपल ऑफ मंथ्स पता चल जाएगा कि किस तरीके से पेपर होने वाले हैं। तब तक हम नॉर्मल तरीके से जैसे पढ़ाई शुरू कर रहे थे वैसे ही करेंगे। क्लियर हो गया गाइस? समझ में आई बात सबको? ठीक है। तो हमें इन द मीन वाइल पता चल ही जाएगा कि दो टर्म में करके पेपर होंगे या एक ही बार पेपर होगा। लास्ट ईयर कई सारी चीजें आपकी डिडक्ट भी हुई थी, ये भी मैं बता देता हूँ। आपने 11th में भी देखा होगा, आपका कुछ करिकुलम कट गया था क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो उस वजह से कुछ करिकुलम कटा था कि ये चीजें हम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 12th में भी कटा था, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो 12th में आपके कट गए थे। तो अगर ऐसा कुछ आएगा, अभी नहीं आया है, अगर आएगा, जैसे भी कुछ आएगा मैं आपको अकॉर्डिंगली बता दूंगा। क्लियर है? अगेन उस चीज को लेकर के सोचने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कई बच्चे ना बड़े परेशान होते हैं, अरे हमने कोई ऐसी चीज पढ़ ली जो आगे जाके कट गई तो पहली चीज ऐसा नहीं होने वाला। अभी हम शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे हम 1 महीने में जितना चीजें कवर करेंगे उसमें से कुछ नहीं कटने वाला। पहली चीज तो उस चीज को छोड़ दो दिमाग से। क्लियर हो गया? हमें इन द मीनवाइल पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब तक हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि कोई ऐसी चीज जो लास्ट ईयर नहीं आई थी, मैं आपको खुद बता दूंगा कि ये लास्ट ईयर नहीं आई थी, या तो हम उसको होल्ड पे डाल देंगे, या तब तक हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कुछ हमारे सिलेबस में से डिडक्ट होने वाला है। ठीक है? क्लियर है गाइस? सबको समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, अब एक सवाल और आता है कि हम जो पढ़ाई है वो कौन सी बुक से करने वाले हैं। आप लोग जो 11th में मेरे से पढ़ रहे थे, आप लोगों को पता है कि जो मैं बेस लेके चलता हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए कोचिंग में, वो हम लेके चलते हैं टीएस ग्रेवाल। ठीक है? टीएस ग्रेवाल की ये 2 बुक्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी होंगी। आप चेक करो, ये वाली बुक तो मेरे पास भी है अभी। बुक 1 और बुक 3, ध्यान से देखो, बुक 1 और बुक 3 सबसे पहले मार्केट में आ जाती है।
ठीक है, ये दोनों शुरू में ही आ जाती हैं। जो बुक 2 है, ये वाली बुक जो है आपकी कंपनी वाली, ये नॉर्मली इनिशियली एकदम से नहीं आती है। उसका रीजन होता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आनी होती हैं, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड होती है, और क्योंकि कंपनीज एक्ट में कुछ कई बार चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसलिए इस बुक को रोक लेते हैं। ठीक है, सो आपकी जो बुक 1 है और बुक 3 है वो नॉर्मली आपकी मार्केट में आ जाती है। बुक 1 मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, दिस इज योर बुक 1, कैन यू सी। मैं एक बार आपकी स्क्रीन हटा देता हूँ जो शेयर हो रही है, ताकि आप लोग आराम से देख लोगे। हाँ जी, देख पा रहे हो आप बुक? ठीक है, बाकी मैं इसकी एक फोटो खींच के भी आपको भेज दूंगा। दिस इज योर बुक 1। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ भी है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो एनपीओ और पार्टनरशिप की ये आपकी बुक 1। क्लियर हो गया गाइस? सबको क्लियर है ये वाली बात? प्रथम क्लियर है? अच्छा, आप में से कोई ऐसा जिसके पास बुक्स हैं? क्योंकि अरम और आरफ का तो मेरे पास मैसेज आ गया था कि सर हमारे पास अभी तो बुक नहीं है, तो हम कैसे शुरू करेंगे? तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, ज्वाइन करो। किस किस के पास बुक है प्लीज रेज योर हैंड। जिस जिसके पास बुक है प्लीज रेज योर हैंड। ओके, सो काफी सारे बच्चों के पास बुक है। आपके पास बुक 1 है या बुक 1 और 3 दोनों है? हाँ जी, प्रत्युष, सिर्फ बुक 1 है बेटा या बुक 1 और 3 दोनों है आपके पास? दोनों। दोनों है, वेरी गुड। यानी बुक 3 मिल गई, आराम से अवेलेबल हो रही है मार्केट में। सेम स्निग्धा, आपके पास भी दोनों है? एंड Yes, अपनी sir. सर बुक 1 है अभी। बुक 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। बुक 3 भी इन द मीनवाइल आप जब जाके लेके आ सकते हो, ले आना। एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हम पुरानी बुक से काम चला सकते हैं? किसी और का कोई पुराना एडिशन है उससे काम चला सकते हैं? प्लीज 12th में नहीं करना बेटा ऐसा। 11th तक मैं खुद कह देता हूँ कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा। आपको क्वेश्चंस चाहिए होंगे नहीं, लेकिन 12th में मैं अवॉइड करने को कहूँगा, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये कैसे करा हुआ है, यहाँ तो कुछ और तरीका अपनाया था और अब नए वाले एडिशन में कुछ और तरीका है। तो इसलिए प्लीज 12th में ऐसे नहीं करेंगे, 1 साल की बात है, प्लीज नया एडिशन लेंगे तो पुराने एडिशन से काम नहीं चले। क्लियर हो गया गाइस सबको? जिन लोगों ने अभी बुक नहीं ली है प्लीज जाकर के ले लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हमारा सारा, मैं आपको बुक में रेफर करने वाला हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये टॉपिक पढ़ के आना है। ठीक है, तो प्लीज आप जिन्होंने बुक नहीं ली है वो ले लें। क्लियर हो गया गाइस? अभी तक किसी के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है? एनीवन, कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो दे कैन रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, पूछ सकते हो बेटा। आप लोगों के शुरू हो चुका है अवनी, प्रत्युष, तो कैसा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है स्कूल में या नहीं आ रहा है? हाँ अवनी, सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं सर, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है ना, हाँ, और उसमें उसमें आता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, वो बहुत कंफ्यूजिंग बहुत है, confusing। कहाँ एंट्री अरे डालनी है। बाप रे, ऐसे क्या पता नहीं, इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें पढ़ाते हैं हम, मतलब बच्चों को कुछ आसान सा पढ़ा दो यार। है अवनी? नहीं नहीं, Yes, sir. मैं समझ रहा हूँ। देखो ये जो फंडामेंटल चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो, ठीक है, बट हम इसको आसान तरीके से करते हैं। जितना इजी कर सकता हूँ मैं आपके लिए वो इजी बनाऊंगा। प्रत्युष, आपको कैसा लग रहा है स्कूल में अभी जो टॉपिक चल रहा है, समझ में आ रहा है? थोड़े पार्ट्स हैं जिसमें डाउट्स हैं, पर ओवरऑल आई थिंक समझ आ रहा है। लाइक एग्जांपल दो कि किसमें डाउट्स है। जैसे अवनी ने भी एग्जांपल दिया, एप्रोप्रिएशन है, कैपिटल अकाउंट है, उसको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। फंडामेंटल्स में जब पास्ट एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें बीच में देर आर थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं। सो ओके, सो आप लोगों का जैसे आप तो पास्ट एडजस्टमेंट कह रहे हो, दिस इज ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, ठीक है ना? पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी आखिरी के टॉपिक्स है फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल ये 11th में करा चुके हैं आपको ऑलरेडी या अभी शुरू कराया है? 11th में हमने पूरा कर लिया था। कर लिया था, तभी मैं वही सोच रहा हूँ, क्योंकि जो आपका पास्ट एडजस्टमेंट आपने टॉपिक बोला, ये टॉपिक तो बिल्कुल आखिरी में जाकर के आता है, तो ये पूरा आपका चैप्टर एक बार हो चुका है, इसीलिए ये चीजें आपको पता है। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, प्रत्युष एंड स्निग्धा, आई थिंक आप सेम स्कूल में, तो आपका टीएस गिरेवाली चल रहा है स्कूल में, तो भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखना यार, जो चैप्टर ऑलरेडी आपके हो चुके हैं तो प्लीज उसमें कॉम्प्लिसेंट मत होना कि यार ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है स्कूल में, ये वाले क्वेश्चंस तो हो गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को दोबारा नहीं करें।